पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसी पूंजीवाद को हम उदारवाद भी कहते हैं। अब ये सब समझ में आएगा कि आखिर पूंजीवाद को उदारवाद क्यों कहते हैं, सब समझ में आएगा। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म या लिबरलाइजेशन, लिबरल इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक, तो आइए, पहला टॉपिक क्या है? पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था। मेन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसी को उदारवादी भी कहते हैं। अच्छा, अश्विनी कह रहा है कि वाईटी पर मैसेज करता हूं तो सर ऐप पर देखते हैं, और जब ऐप पर करता हूं तो वाईटी बता क्या है भाई तेरा, अश्विनी बताओ क्या दिक्कत है। इसके बाद हम तुरंत पढ़ाना शुरू करते हैं। रौनक कह रहा है नोट्स कैसे बनाएं, हम सब सिखा देंगे, अभी तो पहली क्लास है यार, अभी तो 15 मिनट बीता। ठीक, रोहित मैं तो कह रहा है सर रमेश सिंह पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़ लो भाई, तुमको आजादी है, जितना चाहो पढ़ लो, जो नहीं पढ़ेगा वो सबसे बेस्ट करेगा। हम अपना मैटर सबसे बेस्ट लेकर के आते हैं, बाकी आप दुनिया भर पढ़ लो। ठीक ना? अच्छा, हिमांशु कह रहा है पीपीटी से ना, तुम पीपीटी पढ़ा रहे हैं, चुपचाप पढ़ो। अभी देखो कैसे पढ़ाते हैं, कैपिटलिज्म। हर टॉपिक हम दो तरीके से पढ़ाते हैं, यही याद हो जाता है। तो पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, और ढेर सारी चीजें बोर्ड पर पढ़ाएंगे, ढेर सारी चीजें चित्र पर पढ़ाएंगे, ढेर सारी चीजें बायोग्राफिक्स दिखा करके पढ़ाएंगे, ढेर सारी चीजें वीडियो में भी दिखा करके पढ़ाएंगे, ढेर सारी चीजें लिखवाएंगे आपको, ढेर सारी चीजें लिखा देंगे। जिस टॉपिक को जिस तरीके से बेहतर समझने की जरूरत होगी वहां एक तरीका करेंगे, और सबका पीडीएफ मिलेगा। तो आइए, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। ठीक, कैपिटलिज्म तो सब काम होगा इस क्लास में, बस अब ध्यान से पढ़ो। कैपिटलिज्म, ठीक, पूंजीवाद, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजीवाद। किसका वाद? पूंजी का वाद, यानी या वाद मतलब विचारधारा, अर्थात या पूंजी से जुड़ी हुई विचारधारा है। अगर अंग्रेजी में देखें तो जो कैपिटलिज्म है या कैपिटल शब्द से बना है, और कैपिटल का हिंदी क्या होता है? तो पूंजी होती है। कैपिटल का हिंदी क्या होता है? पूंजी होती है। यानी आप कैपिटल से जुड़ी बात करेगा, पूंजी से जुड़ी बात करेगा। तो आप सोचेंगे कि यह पूंजी क्या है, कैपिटल क्या है, पूंजी क्या है? कैपिटल और पूंजी का मतलब होता है धन, या सीधी भाषा में कहें तो पैसा। तो आप कहोगे धन क्या है? आप कहोगे धन क्या है, मतलब बता रहे हैं धन क्या है। हम पूंजीवाद शब्द का मतलब बता रहे हैं। पूंजीवाद दो शब्द से बना है, पूंजी प्लस वाद। वाद मतलब विचारधारा, अर्थात यह पूंजी से जुड़ी हुई विचारधारा है। कैपिटलिज्म कैपिटल शब्द से बना है, कैपिटल का मतलब पूंजी, अर्थात जो पूंजीवाद है यह पूंजी से संबंधित विचारधारा की बात करता है। इस विचारधारा में पूंजी महत्वपूर्ण होती है। समझना बात को। तो आखिर कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी का मतलब क्या होता है? क्या होता है कैपिटल का? कैपिटल का मतलब होता है धन, धन या पैसा। अब समझना, आप लोग क्या समझते हो, जो आपको करेंसी दिखती है वही धन है? जी नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिसको पैसे में तब्दील किया जा सके वो धन है। यानी आपके पास या तो सीधे पैसा है, आपके पास जमीन है, आपके पास घर है, आपके पास कोई भी संपत्ति है, सोना चांदी, कोई भी संपत्ति, सोना है, चांदी है, शेयर है, कोई भी है, कोई मशीनरी है, वाहन है, कोई आपके पास स्किल है, हुनर है। स्किल, आप बहुत बढ़िया क्रिकेटर हो तो आप में क्रिकेट का हुनर है, क्रिकेट आपकी पूंजी है, आप 4,000 करोड़ रुपया कमा लोगे। लोग कमाते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, लोग क्या है, क्रिकेट से ही तो कमाते हैं। आप में संगीतज्ञ हो, आप में गीत गाने का हुनर है तो आप गीत गा के पैसा कमा लोगे। आप में एक्टिंग करने का हुनर है, आप एक्टिंग करके पैसा कमा लोगे। आप में व्यवसाय करने का हुनर है, आप व्यवसाय करने का पैसा कमा लोगे। यानी पूंजी और कुछ नहीं, पूंजी और कुछ नहीं। पूंजी का मतलब होता है धन, और धन क्या है? वह हर चीज जिसे आप पैसे में तब्दील कर सकते हो, जिसे पैसा कमा सकते हो, वही धन है। कहते हैं ना कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है। आप गांव में कहावत कही जाती है ना कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। किसलिए कारण? थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी बात शुरू ही की है, अभी आपको एक एक स्टेप बताता ना, पूंजी बात पर बहुत बातें होंगी, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक, ममता राजपूत, हमारे साथ आपकी अगर स्पीड अच्छी हो तो नोट बनाइए, नौकरी करोगे पैसा कमाओगे। कोई खिलाड़ी है, कोई भाला फेंक रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, वो उसका हुनर है, उससे पैसा कमा रहा है। कोई पेंटर है, कोई संगीतज्ञ है, कोई गीत गा रहा है, कोई डांस कर रहा है। ठीक, किसी के पास जमीन है, किसी के पास घर है, किसी के पास कोई संपत्ति है, सोना है, चांदी है, शेयर है, स्टॉक है, कुछ भी है, वह हर चीज धन है। ठीक, जिससे पैसा बन सकता हो, और जो धन है वही पूंजी है, जो धन है वही पूंजी है। ठीक, जो धन है। पहले के जमाने में क्या होता था कि भौतिक संपत्ति ही पूंजी है। 1960 का दौर था, अमेरिका ने कहा नहीं, मानवीय संपत्ति भी पूंजी है, मानव को स्वस्थ रहने दो, शिक्षा दो, स्किल दो, वह भी मार्केट से पैसा कमा के लाएगा, वह भी पूंजी है। तो मानव पूंजी का कॉन्सेप्ट है। समझना बात को। यानी हम कह सकते हैं कि जो पूंजीवाद है वह धन का वाद है,
धन का वाद है, अर्थात यह धन केंद्रित विचारधारा है। धन केंद्रित विचारधारा है, कह सकते हैं नहीं कह सकते, विचारधारा है। पूंजी का वाद मतलब, पूंजी मतलब धन, तो धन का वाद हो जाएगा, और धन का वाद मतलब धन केंद्रित विचारधारा है। कह सकते नहीं कह सकते, या क्या है, यह एक धन केंद्रित विचारधारा है। धन केंद्रित विचारधारा का मतलब क्या होता है, तो धन केंद्रित विचारधारा का मतलब होता है कि धन का सृजन होना चाहिए, धन का सृजन होना चाहिए, होना चाहिए। यानी कोई भी गतिविधि कीजिए, धन का सृजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी गतिविधि कीजिए, धन का सृजन, और ये सब आपके पास मैं पीडीएफ के रूप में भेजूंगा। धन का सृजन होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो पूंजी बात कहता है कि दुनिया के सभी कामों को हम इस आधार पर जस्टिफाई करेंगे कि धन का सृजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अनिष्का क्या लिख रही है, सर ओरिएंटेशन क्लास मिली नहीं, सीधे टॉपिक पर आ गए। तो अब तक ओरिएंटेशन क्लास ही तो ले रहे थे। ओरिएंटेशन का मतलब बहुत आलतू फालतू नहीं लेते हैं, सीधे सिलेबस डिस्कशन किए, टॉपिक पर आ गए, यही ओरिएंटेशन है। रोहितास लिख रहा है चाहे आईएएस बनने के बाद घोटाला भी करे, पूंजी बात तो कहता है भाई पैसा कमा के लाइए। अब यहां मैं पूंजीवादियों की नजर से आपसे बात करूंगा, जो एडम स्मिथ कहता है, जो पूंजीवाद के लोग कहते हैं, एकदम उसकी नजर से बात करते करेंगे। ठीक, समझना बात को। और आप लोग सवाल जवाब, अच्छा एक बात और मैं क्लास के दौरान ही कर रहा हूं, देखो मैं पढ़ाते रहता हूं तो कमेंट बॉक्स नहीं देखता हूं, क्योंकि कमेंट बॉक्स देखूंगा पढ़ाऊंगा क्या। और आप में से आप लोग आते हैं तो सीधे, कई लोग सीधे तुरंत तुरंत कमेंट देख देंगे। अब बताओ मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा पढ़ाऊंगा क्या। मैं क्लास के लास्ट में पढ़ाऊं या कमेंट, तुरंत जवाब दूंगा मैं पढ़ाऊंगा तो पूछना। तो पूछी बात कहता है, अब कोई पूछ रहा है इसमें मेंस का में कितना रोल है, कोई कहता है पीटी में कितना रोल है, तो बताऊंगा भाई, या तो सिर्फ कमेंट देख करके जवाब दो, कुछ पढ़ाऊं ना। ठीक, मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना है। 120 घंटे से अधिक मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, एक एक मिनट फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर। तो पूंजीवाद, पूंजीवाद का मतलब होता है, पूंजी मतलब धन, पूंजी मतलब धन, तो धन का वाद है, अर्थात यह धन केंद्रित विचारधारा है। अर्थात यह विचारधारा कहती है कि धन का सृजन होना चाहिए, किसी भी कीमत पर होना चाहिए, किसी भी कीमत पर होना चाहिए। आपकी गतिविधियों से प्रॉफिट आना चाहिए, आपकी गतिविधियों से लाभ आना चाहिए। जब प्रॉफिट आएगा तभी तो धन का सृजन होगा, जब प्रॉफिट आएगा तभी तो धन का सृजन होगा। समझ रहे, समझिएगा बात, जब प्रॉफिट आएगा तभी तो धन का सृजन होगा। तो अगर हम पूंजीवाद शब्द का ही परिचय करें तो पूंजीवाद शब्द से क्या आशय निकलता है, पूंजीवाद शब्द से आशय निकलता है कि यह एक धन केंद्रित विचारधारा है। क्या है यह, ठीक क्या है। तो अगर हम कहें पूंजीवाद शब्द से क्या आशय निकलता है, ठीक, पूंजीवाद शब्द से आशय, शब्द से आशय, पूंजीवाद शब्द से आशय क्या है। अगर इसको ऐसे लिखें तो हम कह सकते हैं ना कि यह एक धन केंद्रित विचारधारा है, धन केंद्रित विचारधारा है कि नहीं। हम कह सकते हैं इसका दूसरा लक्षण कि धन का सृजन ही महत्व रखता है, धन का सृजन ही महत्व रखता है, धन का सृजन ही महत्व रखता है। ठीक, बात क्लियर हो रही है ना आप लोगों को। ठीक, अर्जुन सिंह, अच्छा अर्जुन मेरी बिटिया है, अर्जुन बिटिया बताओ बात क्लियर हो रही है ना। धन का सृजन होना चाहिए, बहुत इत्मीनान से पढ़ोगे, आप लोगों को ऐसी इकोनॉमी पढ़ने को नहीं मिली है। बहुत इत्मीनान से पढ़ो, बहुत हौले हौले पढ़ो, धैर्य रख करके पढ़ो, आपके हर सवाल का जवाब होगा, हर दुविधाओं का अंत होगा। जब हमने कहा ना, जब वचन लिया है किस क्लास को वर्ल्ड बेस्ड क्लास बनाएंगे, आपकी सभी की क्षमताओं का विस्तार करेंगे। अभी तो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी 3 क्लास के बाद काम करना शुरू करेंगे। मेरी हर क्लास के बाद 15 मिनट की क्लास पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर होगी। तो पूंजीवाद शब्द का क्या अर्थ निकल करके आया, सबको याद हो गया। पूरा इकोनॉमी का टॉपिक कैसे याद करके चल रहा है, मैं क्लास में याद कराता हूं। आप लोग तैयार रहिए, हम आप दोनों मिलकर चीज़ लगाएंगे। तो पूंजीवाद क्लियर हुआ कि यह क्या है, यह एक धन केंद्रित विचारधारा है, यहां धन का सृजन ही महत्व रखता है। ठीक, यहां धन का सृजन ही महत्व रखता है। पूंजीवाद कहता है अरे कौन काम करो, पैसा कमा के लाओ, सब सही है। याद हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। प्रेम गुप्ता क्लियर हो गया बेटवा, बात क्लियर हो गई सबको। ठीक, अजय क्लियर हो गया। एक है डॉक्टर अनिकेत कुमार प्रसाद, काका कमेंट कर रहे हैं। अच्छा उपदेश दे रहे हैं कि यूपीएससी क्लियर करना हो क्या करो। अच्छा ठीक है, चलो हो गया बच्चा लोग। कोई पूछे क्या है पूंजीवाद तो कहना यह धन केंद्रित विचारधारा है, धन का सृजन महत्वपूर्ण रखता है, बस यही है पूंजीवाद, एक लाइन की परिभाषा। अब इसी को हम आपके एक लिखित रूप से भी समझाते, एक तरीके से और समझाते हैं। हर चीज को हम 2 तरीके समझाएंगे। तो कैपिटलिज्म, कैपिटल शब्द से बना है, कैपिटल से मतलब है पैसा या किसी अन्य प्रकार की संपत्ति, जैसे घर, गाड़ी, जमीन, सोना, चांदी, हुनर, स्किल, शेयर, बॉन्ड, स्टॉक, सब है। इस स्लाइड हम आपको देंगे, हम खुद घर में बैठ करके लिखते हैं। यह विचारधारा धन केंद्रित थी,
या धन केंद्रित है? इस विचारधारा में किसी भी कीमत पर धन का सृजन मायने रखता था। जब शुरू में आई थी यही कहती थी कि धन का सृजन होना चाहिए, पैसा बनना चाहिए। यही है पूंजीवाद, यही है पूंजीवाद। तो ये तो परिचय हो गया। अब थोड़ी ठीक हम परिभाषा हो गई, परिचय परिभाषा हो गई, तो परिभाषा याद है ना। अब हम थोड़ा इस पूंजीवाद की विशेषताओं की ओर लेकर के चलते हैं। पूंजीवादी विशेषता की एक और बात है, इस पूंजीवादी विशेषता की एक और बात है, इस पूंजीवाद की इसकी परिभाषा में एक और बात जोड़ देनी चाहिए। एक और बात है, पूंजीवादी व्यवस्था ये कहती है कि आपके पास जितना भी पूंजी है उससे अधिक पैसा आप कमा सकते हो, हम कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। पूंजीवादी व्यवस्था कहती है, पूंजीवाद कहता है, पूंजीवाद का कहना है कि किसी के पास जितनी अधिक पूंजी होगी वह उतना ही अधिक धन का सृजन करेगा। पूंजीवाद कहता है कि जितनी अधिक पूंजी, समझाता हूं, जितनी अधिक पूंजी उतना ही अधिक धन का सृजन होगा, उतना ही अधिक धन का सृजन होगा। ठीक, उतना ही अधिक धन का सृजन होगा। अब थोड़ा इस पूंजी को खोलते हैं। पूंजीवाद कहता है जितनी अधिक पूंजी उतना ही अधिक धन का सृजन, यानी पूंजी अधिक तो धन का सृजन अधिक होगा। अगर पूंजी अधिक तो धन का सृजन अधिक होगा। और पूंजी क्या है? पूंजी क्या है? पूंजी क्या है? क्या है पूंजी भाई? तो पूंजी में कहा गया है कि या तो आपके पास कोई न कोई संपत्ति हो, घर मकान दुकान शेयर बांड स्टॉक, ये कोई संपत्ति हो, या आपके पास कोई न कोई हुनर हो, स्किल हो, यदि तो पूंजी है। इसका मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में वो लोग आगे बढ़ेंगे जिनके पास या तो संपत्ति हो या तो कोई हुनर हो। ठीक होगा ना? पूंजीवादी व्यवस्था में कहा जाता है, यहां समझना, पूंजीवाद कह रहा है कि जितनी अधिक पूंजी उतना अधिक धन का सृजन होगा। इसलिए जितने लोग पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक वे कहते हैं कि सरकारों को बाजार में बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक, सरकारों को बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वाह, स्वाति मौर्य ने लिखा, पूंजी साधन धन साध्य। जिसके, पूजा ने लिखा, जिसके बदले पैसा मिले वो पूंजी। वाह हमारी बार बेटियों, वाह। ठीक, समझना, सुझाव समझना बात को। तो पूंजीवाद की बड़ी विशेषताएं हैं, एक एक पर आते हैं। अब निष्कर्ष, कंक्लूजन एक बार आपको याद करा देते हैं। पूंजीवाद तो पूंजी प्लस वाद। पूंजी मतलब धन, वाद मतलब विचारधारा, विचारधारा अर्थात पूंजीवाद, अर्थात पूंजीवाद, यहीं से निकल जाओ, पूंजीवाद धन केंद्रित विचारधारा है, धन केंद्रित विचारधारा है। धन का सृजन ही महत्वपूर्ण है, धन का सृजन ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। यही है पूंजीवाद की परिभाषा। कोई पूछ रहा था इंटरव्यू में, पूछेंगे तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे ये, सुन लीजिए कान खोल करके, कि धन केंद्रित विचारधारा है, धन का सृजन ही महत्वपूर्ण है। यही है परिभाषा। इतना याद हो गया? याद होगा तभी आगे बढ़ेंगे, पूरे सिलेबस ऐसे चलेगा। अब देखो, ठीक, और इकोनॉमी की क्लास का टाइम नहीं बदलेगा, यही 6 बजे से ही रहेगी। ठीक ना? याद हो गया ना? अब आइए पूंजीवाद की विशेषता बताते हैं। एकदम याद हो गया? अब आइए पूंजीवाद की विशेषता बताते हैं। पूंजीवाद की 4 विशेषताएं हैं, पूंजीवाद की 4 विशेषताएं। अगर हम प्रमुख विशेषता की बात करें, हम प्रमुख की बात करें, और याद रखना, बार बार पूछना मत, पीपीटी पर भी दिखाएंगे, बैठ जाके भी पढ़ाएंगे। अभी क्लास के बाद जितना बोर्ड वर्क कर रहे हैं सबका पीडीएफ आपको 5 मिनट के अंदर भेज देंगे, और हमारे एक्सपर्ट जो हमारी क्लास देख करके नोट्स बनाते हैं आपको 3-4 घंटे बाद मिल जाएगा। आप केवल ध्यान लगा के समझिए, ठीक, और बहुत इत्मीनान से पढ़िए। तो प्रमुख विचारधारा, प्रमुख विशेषता, आइए देखिए, जो पूंजीवाद है इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहले को कहते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, दूसरे को कहते हैं लेसेस फेयर, तीसरे को कहते हैं इनविजुअल हैंड, अदृश्य हाथ, और चौथे को कहते हैं विकेंद्रीकरण। कहते हैं कि पूंजीवाद की जो इमारत है ना, इन्हीं 4 पायों पर खड़ी है। ठीक, इन्हीं 4 पायों पर खड़ी है। और 4 पाए क्या है? निजीकरण, लेसेस फेयर, इनविजुअल हैंड, अदृश्य हाथ और विकेंद्रीकरण। ये 4 पाए। तो आइए, ठीक, इन 4 पायों की हम बात करते हैं। क्या है और यही 4 पाए, ठीक, इसकी विशेषता है। तो पहला है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। यही 4 विशेषता, एक एक पर बात करते हैं, पहले इस पर, इस पर, इस पर, इस पर। तो पहला है निजीकरण, ठीक, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। देखो, इसको कुछ यूं समझाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था कहती है निजीकरण में कि भाई मार्केट में निजीकरण होना चाहिए।
व्यवस्था कहती है, पूंजीवाद की विचारधारा कहती है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, या यूं कहिए जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन हैं, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी उत्पादन के साधन हैं, इन सब पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था हमेशा प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करती है। पूंजीवादी व्यवस्था किसका सपोर्ट करती है? हमेशा प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करती है। पूंजीवादी व्यवस्था कहती है जितने भी उत्पादन के साधन हैं। अब आप कहोगे गुरुजी उत्पादन के साधन क्या है? तो उत्पादन के साधन का मतलब होता है जिनसे प्रोडक्शन किया जाता हो। जो भी आप कहते हो कि जमीन, कंपनी यानी फैक्ट्री, खनिज, जो खान होती है, ठीक, जो भी कच्चे माल होते हैं, इन सब पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए। यह पूंजीवाद की पहली विशेषता है। जब भी किसी देश में सरकारें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाए, जब भी किसी देश में सरकारें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाए, तो आप समझ लेना सरकारें पूंजीवाद की ओर जा रही हैं। ठीक ठीक। जितने भी उत्पादन के साधन हैं, पूंजीवाद कहता है कि सरकार खान की मालिक नहीं होनी चाहिए, सरकार उद्योगों की मालिक नहीं होनी चाहिए। सरकार केवल कानून व्यवस्था देखे, न्यायालय चलाए, कोर्ट चलाए, प्रशासन चलाए, बाकी जितना भी उत्पादन हो रहा है, जितना भी उद्योग लग रहा है, रेलवे चल रही है, जहाज उड़ रही है, इंडस्ट्री लग रही है, सड़क बना, सब प्राइवेट सेक्टर करेगा। सब कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, श्रम क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो श्रम पर किसका अधिकार होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर का। अर्थात आप नौकरी कहां करने जाओगे? प्राइवेट। यानी जो पहली विशेषता है जिसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, जिसे हम निजीकरण कहते हैं, निजीकरण इस पूंजीवाद की रीढ़ है। निजीकरण, ठीक ठीक, इस पूंजीवाद की रीढ़ है। समझ में आएगा? तो पूंजीवाद की कहते हैं कि जो पहला आधार स्तंभ है, ठीक। अब आप लोग कृपया रुक जाइए यहीं पर। अब आप लोग जो दो लाइनें पढ़े उसकी आलोचना और तारीफ मत करने लगिए, आप समझिए केवल। अब कई लोग लिखना शुरू किया पूंजीवाद बड़ा अच्छा है, पूंजीवाद बहुत बुरा। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला क्लास नहीं है। जब हम पूंजीवाद की विशेष निजीकरण बता रहे हैं, डूबिए। अदृश्यवाद बता रहे हैं, डूबिए। इसका जब पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे तब उसमें डूबिए, नेगेटिव पॉइंट बताएंगे तब उसमें डूबिए। अब तुरंत पूछने लगे लोग सब प्राइवेट सेक्टर में आम जनता का क्या प्रॉफिट है, क्या घाटा है, क्या नुकसान है, कोई करा लूट ले रहा है। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। पढ़ाई का मतलब होता है आपको तटस्थ रह करके हर छोटा छोटा टॉपिक समझिए तो पहले, फिर विश्लेषण कीजिएगा ना भाई। अब ये बोल रहा है कि सर मोहम्मद क्यों सर सरकार का हस्तक्षेप क्यों नहीं होना चाहिए? बात करेंगे इस पर। ये मेरी विचारधारा नहीं, ये पूंजीवाद की विचारधारा है जो 200 साल से दुनिया भर के विद्वानों ने दिया है। आपने तो 1 मिनट में उसको खारिज कर दिया, 1 मिनट में स्वीकार कर लिया। इस पर बताएंगे आगे चल करके। ये कह रहा है गरीब के लिए पूंजीवाद सही नहीं। कैसे? तू पूंजीवाद की पूरी विशेषता जान लिया? अरे ये कौन सी पढ़ाई आप लोगों ने व्हाट्सएप क्लास में? न तो आप उपभोक्ता बन के आइए, न तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता बन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेने का मतलब जो है पहले ग्रहण तो करो, बाद में निष्कर्ष पर पहुंचेगा अच्छा है बुरा है। तुम लोग पढ़ने आए हो, अपना मत देने नहीं आए हो। ठीक, तो बस समझो चार विशेषता समझो, उसके बाद नकारात्मक पक्ष समझेंगे, नकारात्मक पक्ष समझना। तो बच्चा लोग, पूंजीवाद की पहली विशेषता है निजीकरण। निजीकरण कहता है, ठीक, कि उत्पादन के साधनों पर निजी प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होना चाहिए। बस इतना समझो ना, तुरंत जजमेंटल क्यों हो जाते हो? अधिकार होना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होना चाहिए। उत्पादन के साधन मतलब जितना भी खनन है, जंगल है, श्रम है, जिनसे भी कुछ उत्पादन होता हो, ठीक, जिनसे भी कुछ उत्पादन होता हो, उस पर किसका कंट्रोल होना चाहिए? उस पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होना चाहिए। मालिकाना हक किसका होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर का। तो पूंजीवाद की पहली विशेषता जो प्राइवेटाइजेशन है उसको जानिए। हमने लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था निजीकरण को सहयोग करती है। पूंजीवादी व्यवस्था क्या करती है? वह निजीकरण का सहयोग करती है, वह निजीकरण को आगे बढ़ाती है। उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं सब पर मालिकाना हक किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है, निजी क्षेत्र का होता है। किसका होता है? निजी क्षेत्र का होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना प्राइवेट सेक्टर करता है। जितने भी प्रकार के उद्योग लगते हैं उनकी स्थापना कौन करता है? उनकी स्थापना प्राइवेट सेक्टर करता है। ठीक, जितने भी प्रकार के उद्योग लगते हैं। अब देखो जो एकदम पूंजीवादी देश है जैसे अमेरिका है, अमेरिकी सरकार कोई उद्योग नहीं लगाती है, सभी उद्योग प्राइवेट सेक्टर लगाता है। एक भी उद्योग सरकार का उद्योग नहीं है। वहां हथियार भी कौन बनाता है? सरकार। यूरोप सारे उद्योग कौन लगाता है? प्राइवेट सेक्टर लगाता है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत भी धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। अब तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो देखो अब सब कुछ धीरे धीरे सरकार किसको देती जा रही है? प्राइवेट सेक्टर को। सब कुछ धीरे धीरे किसको देती जा रही है? प्राइवेट सेक्टर को। पहले बीएसएनएल कंपनी थी, सरकारी फोन चलाती थी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी। बैंक सरकार चलाती थी, बैंक भी प्राइवेट सेक्टर को दिया। देखो तमाम प्राइवेट बैंक आ गए हैं मार्केट में। धीरे धीरे सरकारी बैंकों का विनिवेश किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है बात?
तो जब भी कहीं देखिएगा प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है तो समझ लीजिएगा यह व्यवस्था पूंजीवाद की ओर जा रही है। तो पूंजीवाद की पहली विशेषता क्या है? निजीकरण। सभी प्रकार के उत्पादन के साधनों पर प्राइवेट सेक्टर का हक होता है, अधिकार होता है। खान हुआ, खनिज हुआ, भूमि हुआ, जितने भी उत्पादन के साधन है सब पर मालिकाना हक किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है, निजी क्षेत्र का होता है। यह पूंजीवाद की पहली विशेषता है। याद हो गया? बताओ, यह पूंजीवाद की पहली विशेषता है। तो पूंजीवाद की पहली विशेषता क्या है? निजीकरण। याद हो गया? अब इससे नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, ये सब बातें भूल जाइए, उस पर आप डिस्कशन करेंगे। जब जो टॉपिक पढ़ाए ना उसी पर आना है, आगे पीछे मत जाओ। जब जो टॉपिक पढ़ाए हो तो आप उसमें डूब नहीं पाते। तो पहली विशेषता समझ गया ना? अब दूसरी विशेषता समझते हैं। पूंजीवाद की दूसरी विशेषता है लेसेज फेयर। फ्रांस भाषा का शब्द है, बड़ा मजेदार शब्द है, लेसेज फेयर। ठीक, लेसेज फेयर, लेसेज फेयर। तो आइए भाई, क्या है लेसेज फेयर? लेसेज फेयर, लेसेज फेयर क्या है? लेसेज फेयर आप कहोगे गुरुजी क्या है? ठीक, लेसेज फेयर दरअसल ये शब्द फ्रांस भाषा का शब्द है। हुआ क्या कि ये शब्द बड़ा लोकप्रिय हो गया पूंजीवाद की दुनिया में। जब पूंजीवादियों का वर्चस्व बढ़ा, जब पूंजीवादी व्यवस्था पूरी दुनिया में हावी होने लगी। ठीक, एक पूछ रहा है निजीकरण क्या? अरे प्राइवेटाइजेशन ही निजीकरण है भैया। ठीक, एक बोला है कि सर प्राइवेट सेक्टर को एक सेंटेंस में कैसे डिफाइन करेंगे? तो उत्पादन के जितने भी साधन है जब सब पर मालिकाना हक सरकार का नहीं किसी व्यक्ति का होता है तो वो निजीकरण होता है, निजी क्षेत्र का होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो क्या है भैया लेसेज फेयर? तो लेसेज फेयर एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। लेसेज फेयर एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द नहीं है, फ्रेंच का शब्द है। ये बड़ा लोकप्रिय हो गया, यह बड़ा लोकप्रिय हो गया, इसलिए पूंजीवाद की विशेषता में सीधा लेसेज फेयर दूसरा लिखा जाता है। तो क्या है लेसेज फेयर? लेसेज फेयर तो फ्रांस भाषा का शब्द है, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है लीव एलोन। यानी अंग्रेजी में जिसे लीव एलोन कहा जाता है उसे फ्रांस में लेसेज फेयर का, फ्रेंच में लेसेज फेयर कहा जाता है। लेकिन ये लीव एलोन ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, लोकप्रिय हो गया लेसेज फेयर। ठीक, लोकप्रिय कौन हो गया? लेसेज फेयर। तो क्या है लेसेज फेयर? लेसेज फेयर का जब मतलब है लीव एलोन, लेसेज फेयर का मतलब है लीव एलोन। और लीव एलोन का मतलब क्या है? लीव एलोन का मतलब क्या होता है? हमें अकेला छोड़ दो। जब हम बहुत दुख में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, या कभी कभी हमारा मन किसी से बात नहीं करने कहता है तो कोई उसमें आता है, बोलता है क्या करें? तो हम नहीं कहते यार लीव एलोन, मतलब हमें अकेला छोड़ दो। पूंजीवादी व्यवस्था भी कहती है, पूंजीवाद की विचारधारा को मानने वाले लोग भी कहते हैं कि लेसेज फेयर, लीव एलोन, हमें अकेला छोड़ दो। ठीक, पूंजीवादी लोग कहते हैं हमें अकेला छोड़ दो, पूंजीवादी व्यवस्था कहती है हमें अकेला छोड़ दो। तो आखिर पूंजीवादी व्यवस्था जब अपने आप को अकेला छोड़ने को कह रही है तो किसे अकेला को छोड़ने को कह रही है? यहां कोई व्यक्ति नहीं है, यहां तो व्यवस्था की बात हो रही है। तो यहां पूंजीवादी लोग सरकार से कहते हैं कि हे सरकार, बाजार को अकेला छोड़ दो। यानी पूंजीवादी लोग सरकारों से कहते हैं कि सरकारें बाजार को अकेला छोड़ दे, सरकारें मार्केट में हस्तक्षेप न करें, मार्केट को अकेला छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर के सहारे मार्केट चलेगा। लीव एलोन, यानी पूंजीवादी कह रहे हैं सरकार से कि सरकारें बाजार को अकेला छोड़ दें, लीव एलोन, हमें छोड़ दो, ये सरकार हाथ जोड़ते हैं हमें छोड़ दो। अर्थात पूंजीवाद कहता है कि सरकार मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और यहीं से फ्री मार्केट का सिद्धांत आया, मुक्त बाजार का सिद्धांत आया। पूंजीवाद में क्या कहा जाता है कि फ्री मार्केट है, मुक्त बाजार है। पूंजीवाद क्या कहता है कि फ्री मार्केट, पूंजीवाद जब भी आप कहोगे करे पूंजीवाद मतलब फ्री मार्केट का सिद्धांत, फ्री मार्केट का मतलब यही होता है कि सरकार बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। जो व्यक्ति सामान बनाएगा जितने में चाहे बेच ले, अगर उसका सामान अच्छा रहेगा बिकेगा, नहीं अच्छा रहेगा नहीं बिकेगा। पूंजीवादी कहते हैं सरकारों से लेसेज फेयर, लीव एलोन, आप सिर्फ कानून व्यवस्था बनाइए। पूंजीवादी कहते हैं सरकारों से आपको फिर कानून व्यवस्था बनाइए, आप सोशल सर्विस दीजिए, स्कूल खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, आप सुरक्षा की बात कीजिए, आप न्यायपालिका बनाइए, प्रशासन बनाइए, उत्पादन मत कीजिए। सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ बाजार बनाएगा, जिसका माल अच्छा होगा वो बिकेगा। पहले के जमाने में ये होता, 1991 के पहले ये होता था, भारत सरकार सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ बनाती थी, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब भारत सरकार बनाती थी। लेकिन 91 के सुधारों के बाद जब भारत पूंजीवाद के रास्ते पर पड़ा तो अब सब प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। इवन सरकार चुपचाप देखती रहती है। सड़कें भी अब कौन बना रहा है? एक्सप्रेस भी कौन बना रहा है? सरकार, प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं। अब देखो, जितना लेसेज फेयर होगा उतना प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ेगा। ठीक, अब गौर से देखना, सरकार किसी की हो, कहते हैं हमने एक्सप्रेसवे बनवाया है, एक्सप्रेसवे में अब ये लेसेज फेयर पर बने जितने एक्सप्रेसवे, सरकार से क्या कहते हैं लोग कि आप कुछ मत कीजिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से कर दीजिए, सड़क हम बना लेंगे, टोल वसूल लेंगे, आपको हम इन्वेस्टमेंट मॉडल समझाएंगे। आजकल भारत में देख रहे हैं कि बहुत तेजी से एक्सप्रेसवे और सड़कें बन रही है, सब प्राइवेट सेक्टर बनाता है। दुनिया के जितने भी पूंजीवादी देश हैं वो सब क्या कहते हैं? लेसेज फेयर। सरकार का काम उत्पादन नहीं है। ये मैं अपने नहीं कर रहा, ये सब पूंजीवादियों की बात कर रहा हूं। अभी मैं जितनी बात कर रहा हूं वो सब पूंजीवादियों की बात है। अभी मैं पूंजीवाद की तरफ से बोल रहा हूं, ये मेरे कोई विचार नहीं, सब पूंजीवादी को विचार है। जब समाजवादी पढ़ाऊंगा तो समाजवादियों के विचार पढ़ाऊंगा। तो पूंजीवादी कह रहे हैं कि भैया लेसेज फेयर, लीव एलोन, हमें अकेला, सरकार अकेला छोड़ दे, बाजार की, हमें मतलब बाजार को अकेला छोड़ दे। अर्थात बाजार में जितने भी कंपटीटर है सब फ्री कंपटीशन करे, मुक्त बाजार है। जो बढ़िया सामान बनाएगा, जो जिसकी बाइक बढ़िया होगी उसकी लोग खरीदेंगे, जिसकी कार बढ़िया होगी उसकी लोग खरीदेंगे। 1991 के पहले भारत में क्या था? दो ही प्रकार की कार थी, फिएट और एम्बेसडर।
क्योंकि दोनों सरकारी कंपनी थी, प्राइवेट से एक मारुति आई थी सरकार के साथ, यही 3 प्रकार का था। आज क्या है, सरकार ने छोड़ दिया। सरकार कहती है हमारा गाड़ी बनाने का काम नहीं है, जो कंपनी आएगी बढ़िया गाड़ी बनाएगी, बाइक बनाएगी, कार बनाएगी, हम बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जितने में चाहे बेच ले। अब बाजार जाने ग्राहक जाने, ठीक, बाजार जाने ग्राहक जाने, समझ में आ गई बात? बाजार जाने ग्राहक जाने। बताओ भैया लोग, हमारे यूट्यूब वाले बच्चा बताए सब क्लियर हुआ? आज जो कृष्णा शिवा पांडे, अच्छा इकोनॉमी करेंट की क्लास लोग पूछ रहे हैं, तो आ जाएगी मई फर्स्ट वीक में आ जाएगी, 5 मई तक आ जाएगी, 5-6-7 मई तक आ जाएगी, 7 मई, ठीक हो गया? तो पूंजीवाद की दूसरी विशेषता, अब एक बात गौर करना, अब देखो पूंजीवाद की दूसरी विशेषता, अब एक बात जरा गौर करना, ये निजीकरण है और ये लेसेस फेयर है। क्या एक दूसरे को ये आगे बढ़ा रहे हैं? आप लोग बताइए हमें कमेंट करके, क्या एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं? सबके कमेंट में देख रहा हूं, ऐप वाले बताओ, यूट्यूब वाले बताओ, क्या एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं? वैशाली करे सर आप मेरा कमेंट ही नहीं देखते, लो बिटिया ऐसे कह दोगी? बताओ आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखो प्राइवेटाइजेशन क्या कह रहा है कि भैया उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक प्राइवेट सेक्टर का होगा, और उत्पादन के साधन मतलब बाजार पर मालिकाना हक किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर होगा, और उत्पादन पर जो मालिकाना हक प्राइवेट सेक्टर का होगा तो इनके उत्पादन जाएंगे बाजार में बिकेंगे। तो जब उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक प्राइवेट सेक्टर का होगा तो निजीकरण होगा। और दूसरी तरफ लेसेस फेयर क्या कह रहा है कि मार्केट पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं लगाएगी। सरकार ये नहीं कहेगी कि ये सामान इतने बेचना है, ये सामान इतने बेचना है, ये सामान इतने बेचना है, सुइए बनाएंगे, जहाजे बनाएंगे, साइकिल बनाएंगे, मोटरसाइकिल बनाएंगे, इनका खरीदना है, इनका नहीं खरीदना। सरकार ये सब नहीं करेगी। सरकार कहेगी कि जाइए बनाइए बेचिए, जितने में चाहिए बेच लीजिए, आप जाने खरीदार जाने, हाँ हमको टैक्स मिलना चाहिए, हमारी व्यवस्था बढ़िया चलनी चाहिए। तो यानी अगर निजीकरण में उत्पादन के सभी साधनों पर प्राइवेट सेक्टर का हक है, लेसेस फेयर के तहत बाजार पर कोई कंट्रोल नहीं है, यानी जो जितना बढ़िया बनाएगा उतना बिकेगा, तो जो जितना बढ़िया बनाएगा उतना बिकेगा, वो उतना प्रॉफिट कमाएगा। अर्थात लेसेस फेयर निजीकरण को आगे बढ़ाएगा, निजीकरण लेसेस फेयर को आगे बढ़ाएगा। जितना बाजार मुक्त होगा, जितना बाजार में लीव एलोन होगा, जितना बाजार में लेसेस फेयर होगा, अर्थात जितना बाजार को खुली छूट दी जाएगी उतना बाजार बड़ा होगा, निजीकरण आगे बढ़ेगा, और जितना निजीकरण आगे बढ़ेगा उतना बाजार आगे बढ़ेगा। ठीक हो गई बात? क्लियर हो गया बच्चा लोग? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर हो गया ना? बताओ बच्चे। ठीक, अब पूंजीवाद की तीसरी विशेषता है अदृश्य हाथ। इसे कहा गया है इनविजिबल हैंड। अच्छा अदृश्य हाथ क्या है? अदृश्य हाथ क्या है? आप तुम लोग कहोगे ऐसा हाथ जो दिखता ना हो। अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, ये पूंजीवाद की तीसरी विशेषता है। इसको समझाते हैं, इसको समझाते हैं। ठीक, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ मतलब ऐसा हाथ है जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है। अच्छा कई बार कोई आपका सहयोगी रहता है जो आपको आपका सहयोग कर रहा होता है ना, लेकिन आपको खुद ही पता नहीं है गुपचुप तरीके से आपका सहयोग कर रहा है, और आपको खुद ही पता नहीं है कि आपको सहयोग कर रहा है। तो आप कहते हो ना कि फला व्यक्ति काम पर अदृश्य हाथ है। जो आपका सहयोग कर रहा है उसका हाथ तो है, दिख ही रहा है कि आप व्यक्ति इनका सहयोग कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी आपका सहयोग करते हैं, जो न चाहते हुए भी आपका सहयोग करते हैं। ठीक, तो क्या है अदृश्य हाथ? ठीक, एक लिख मिस्टर इंडिया वाला, एक लिख रहा है मिस्टर इंडिया वाला। तो देखो बड़ा मजेदार है अदृश्य हाथ, समझाता हूं इसको। ठीक, अच्छा बार बार लोग शिवा पांडे बार लोग लिख रहे हैं कि इसमें एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी कि नहीं। अब हम पर्टिकुलरली बोल के एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, पहले एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं, सब फालतूगिरी वाला काम नहीं करेंगे। हम इकोनॉमी पढ़ाएंगे, हम पूरे इकोनॉमी पढ़ाएंगे। जैसे हम पूंजीवाद पढ़ा रहे हैं तो पूंजीवाद में जितनी बातें आपको बताने लायक सब बताएंगे। अब हो सकता है इसमें कई बातें हम एनसीईआरटी से लिए हैं, कई बातें हम एडम स्मिथ की किताब से लिए हैं, कई बातें हम अंग्रेजी का अखबारों से बता रहे हैं। बस समझ रहे हैं, हर जहां से हमें अच्छी चीज मिली है लेकर के उसका एक मटेरियल हमने तैयार किया है, उसको समझा रहे हैं। ठीक, अब देखो अदृश्य हाथ, आइए बताते हैं इसको, बड़ा मजेदार चीज है, समझोगे तो बड़ी मजेदार आएगा। ठीक, समझोगे तो बड़ी मजेदार आएगा, लेकिन इसको समझने से पहले एक बात और समझने पड़ेगी कि आखिर जो लेसेस फेयर हो रहा है, बाजार को उदारवादी जो मुक्त करना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है उदारवादी कह रहे हैं कि सरकार बाजार में हस्तक्षेप मत करे, सरकार बाजार में हस्तक्षेप न करे, यानी जो लेसेस फेयर है इसकी विशेषता क्या है? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उदारवादियों का कहना है, पूंजीवादियों का कहना है कि देखिए भैया, जब सरकार बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो मुक्त प्रतिस्पर्धा होगी। कैसी होगी? मुक्त प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक, फ्री कंपटीशन होगा। क्यों भैया? और क्या प्रतिस्पर्धा होगी? पूंजीवादी कह रहे हैं लेसेस फेयर के तहत कि भैया लीव एलोन, बाजार को अकेला छोड़ दो, और जो बाजार को अकेला छोड़ दोगे तो सब में फ्री कंपटीशन होगा। फ्री कंपटीशन इस बात का होगा कि कौन सामान अच्छा बना सकता है और कौन सामान ज्यादा सस्ता बना सकता है, उसी का तो बिकेगा जिसका अच्छा भी हो सस्ता भी हो। ठीक,
अच्छा भी हो सस्ता भी हो, अच्छा भी हो सस्ता भी हो, उसी का तो बिकेगा। तो पूंजीवादी कह रहे हैं कि जो लेसेस फेयर है, जो लीव एलियन है, हमें अकेला छोड़ दो। इससे क्या होगा कि हर कंपनी, हर के बीच प्रतिस्पर्धा होगी कि कौन अच्छा बना सकता है, कौन सस्ता बना सकता है। हमने एक एग्जांपल दिया है एप्पल और सैमसंग का, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी। दोनों अपना अपना मोबाइल बढ़िया बनाना चाहेंगे कि हमारा बिके, हमारा बिके, हमारा बिके, हमारा बिके, हमारा बिके, हमारा बिके। और क्यों मुक्त प्रतिस्पर्धा होगी? क्यों ये अच्छा और सस्ते सामान बनाने के लिए परेशान होंगे? क्योंकि इन्हें अधिक बेचना है और इन्हें अधिक लाभ कमाना है। और पूंजीवाद क्या कह रहा है कि हम धन केंद्रित विचारधारा है, हम जितना अधिक लाभ कमाएंगे उतना ही धन कमाएंगे। लेकिन इससे उपभोक्ता को भी फायदा होगा। उपभोक्ता को फायदा यह होगा कि उपभोक्ता को सस्ती और अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होंगी। उपभोक्ता को सस्ती और अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होंगी। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। इसे भारत में 1991 के पहले सिर्फ ब्रिटानिया और पार्ले जी एक दो केवल बिस्किट के ब्रांड थे। आज हजारों प्रकार के बिस्किट के ब्रांड है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी 90 के पहले 7-8 हजार में आता था। आज हजारों प्रकार के टेलीविजन के ब्रांड है। एक घर में फोन लगवाने के लिए विधायक एचडीएम के यहां एप्लीकेशन देना पड़ता था। जिसके घर फोन लगता था, पूरे मोहल्ले को, आप लोग उस पूरी के नहीं, हम पूरे कॉलोनी के लोगों को मिठाई बांटते थे, लोग थे। आज देखिए ट्रैक्टर है, सैकड़ों प्रकार की, 2 ही कारें हुआ करती, फिएट एम्बेसडर। सैकड़ों प्रकार के कपड़े के ब्रांड है, सैकड़ों प्रकार के जूते के ब्रांड है, सैकड़ों प्रकार की घड़ियों के ब्रांड है। क्यों है सैकड़ों प्रकार के ब्रांड? क्योंकि भारत सरकार भी धीरे धीरे पूंजीवाद के रास्ते की ओर 1991 के बाद बढ़ना शुरू की और उसने धीरे धीरे मार्केट को फ्री करना शुरू किया। और जब मार्केट को फ्री करना शुरू किया तो ढेर सारे कंपटीटर आए। इन सब में मुक्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। प्रतिस्पर्धा इस बात की शुरू हुई कि कौन अच्छा बना सकता है, कौन सस्ता बना सकता है। क्यों प्रतिस्पर्धा हुई? ये कोई देवता लोग नहीं है कि प्रतिस्पर्धा हो रही। दरअसल इनको सबसे अधिक बेचना था, सबसे अधिक लाभ कमाना था। और यही तो पूंजीवाद कहता है कि भैया हमको पैसे से मतलब है। कहावत कही जाती है ना, पैसा पैसा किस। लेकिन हम यही नहीं ठहरना है। इससे लाभ उपभोक्ता को भी हुआ, इससे लाभ उपभोक्ता को भी हुआ। और लाभ यह हुआ कि सस्ती और अच्छी वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंची। आपको शायद आश्चर्य होगा, आज अपने घर में अपने पापा लोगों से पूछना, आज के 20 साल पहले शादी होता था तो लोगों को रेडियो दहेज में मिलता था। मुझे याद है मेरे चाचा को मिला हुआ था। तो पहले शादी के दहेज से रेडियो ले आए तो पहले रेडियो का कपड़ा सिलाए। और ये हर घर पर रेडियो के कपड़े सिले जाते थे टेलर से, खूब झाला वाला खूंटी पर टांग के रखते थे। रेडियो के कपड़े क्यों सिले जाते थे? ताकि रेडियो न गंदा हो। रेडियो इतनी बड़ी चीज होती थी। शादी में लोगों को साइकिल दहेज में मिलती थी। साइकिल इतनी बड़ी चीज होती थी। एचएमटी की घड़ी समय आती थी, अब तो बंद हो गई। भारत सरकार घड़ी भी बनाती थी। उस दौर में आज के 15 साल पहले 800 रुपए मिलती थी, आज उससे सस्ती घड़ियां 100 रुपए की मिलती है। सच है कि नहीं है? क्यों? आखिर कोई आदमी रेडियो लेकर के कपड़ा सिला रहा, चमड़े का कई लोग बनवाते थे रेडियो, उसको लटकाते थे गांव घर में। क्यों? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज होती थी, वो बड़ी चीज होती थी। कितने लोगों के पास रेडियो होता था? बहुत पुरानी कहानी नहीं बता रहा हूं, 15 साल 20 साल पहले कहानी बता रहा हूं। ये बजाज का चेतक का स्कूटर का एक ब्रांड हुआ करता था, एक एलएमएल वेस्पा हुआ करती थी, एक ये सब कोई मुद्दा रह गया है। क्यों? क्योंकि ये चीजें बहुत सस्ते में लोगों को अवेलेबल हो गई, बहुत अच्छे में लोगों को अवेलेबल हो गई। क्योंकि मुक्त बाजार आया। मुक्त बाजार आया, फ्री मार्केट आया। तो जो लेसेस फेयर की बात की जाती है वो इसीलिए की जाती है भैया। लेसेस फेयर की जो बात की जाती है वो इसीलिए की जाती है, वो इसीलिए की जाती है। लेसेस फेयर कहता है लीव अलोन। सरकारों से कहता है बाजारों को अकेला छोड़ दो। सरकारें बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, मार्केट फ्री रहेगा। और जब मार्केट फ्री रहेगा तो मार्केट में मुक्त प्रतिस्पर्धा होगी। मुक्त प्रतिस्पर्धा होगी किस बात की? कि कौन अच्छा बना सकता है, कौन सस्ता बना सकता है। और यह प्रतिस्पर्धा क्यों होगी? क्योंकि अधिक बेचना है और प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है। इससे सिर्फ कंपनियों को ही लाभ नहीं मिलता है, अंतिम लाभ इससे उपभोक्ता को भी मिलता है, क्योंकि उपभोक्ता को सस्ती और अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होती है। तो पूंजीवाद कहता है सरकारों से कि लेसेस फेयर पर रहिए, हमें भी प्रॉफिट होता है, उपभोक्ता को प्रॉफिट होता है। और जब दोनों को प्रॉफिट होगा तो बाजार बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, सरकार को भी प्रॉफिट होगा। दोनों एकदम क्लियर हो गया। अब तीसरी विशेषता पर आते हैं जिसे हम कहते हैं लेसेस फेयर। तो पूंजीवाद की जो तीसरी विशेषता है जिसे हमने लेसेस फेयर कहा, अदृश्य हाथ कहा, अब इस पर आते हैं। लेसेस फेयर क्या है? अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड क्या है? यह शब्द दिया था एडम स्मिथ ने, ठीक? यह शब्द दिया था एडम स्मिथ ने। अभी लास्ट में आपके सारे कमेंट लूंगा मैं, सारी बातें करूंगा मैं, ठीक ना? इनविजिबल हैंड। चलिए कहानी की तरह आपको समझाते हैं 5 मिनट में, उसके बाद एक एक करके आके समझाएंगे। समझना बात को, इनविजिबल हैंड समझना। अभी हमने फ्री मार्केट में क्या पढ़ा? अभी हमने फ्री मार्केट में पढ़ा कि दो व्यवसायियों के बीच अपने उत्पादों को बेहतर करने के लिए स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है। होती है भैया, क्योंकि सबको लाभ कमाना है। और जो दो व्यवसायियों के बीच अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है, इसी कंपटीशन को जो एडम स्मिथ है उन्होंने अपने किताब में लिखा, फ्री मार्केट का इनविजिबल हैंड, मुक्त बाजार का इनविजिबल हैंड, मुक्त बाजार का अदृश्य हाथ। ठीक, फ्री मार्केट का इनविजिबल हैंड, मुक्त बाजार का अदृश्य हाथ। फ्री मार्केट का इनविजिबल हैंड, मुक्त बाजार का अदृश्य हाथ। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। किस बात के लिए? दो व्यवसाय में कंपटीशन हो रहा है। दो व्यवसायी है जो फोन बना रहे हैं, वो चाह रहा है हमारा फोन बेहतर बने, वो चाह रहा है हमारा फोन बेहतर बने। दो व्यवसायी हैं जो बिस्किट बना रहे हैं, वो चाहता है हमारा बिस्किट बेहतर बने, हमारा बिस्किट बेहतर बने। दो व्यवसायी है जो साबुन बना रहे हैं, वो चाहता है हमारा साबुन बेहतर बने, हमारा साबुन बेहतर बने। दो व्यवसायी है जो पेन बना रहे हैं। मैंने अपना बचपन जिया है, मेरे बचपन के जीवन का सपने सबसे बड़ा सपना हुआ करता था पायलट पेन, एक ही आता था। अब वैसे पेन 20-10 रुपए में आते हैं। समझना, हर सेक्टर में
कोई एक प्रकार का ब्लेजर लेकर आएगा, दूसरा वाला उसे सोचेगा हम कपड़ा वाली कंपनी हम बनाएं, शादी का सीजन है शेरवानी बनाने वाली एक कंपनी चल रही है, हमारी शेरवानी सबसे बढ़िया, दूसरा करा हमारी शेरवानी सबसे बढ़िया। किसी भी सेक्टर में देख लो, किसी भी सेक्टर में। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हर कोचिंग चाहता है हम अच्छा पढ़ाएं, दूसरा चाहता है हम भी अच्छा पढ़ाएं, दोनों में अच्छा पढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा है कि नहीं? बात मेरी समझ रहे हो? तो एडम स्मिथ कह रहा है कि दो व्यवसायियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। वो चाहेगा कि हम अच्छा बनाए, वो चाहेगा हम अच्छा बनाए, वो चाहेगा हम सस्ता बनाए, वो चाहेगा हम सस्ता बनाए। ठीक, इसी को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा। इस प्रतिस्पर्धा को एडम स्मिथ ने क्या कहा? अदृश्य हाथ कहा, इनविजुअल हैंड कहा। कैसे कहा? अब कहानी आती है इनविजुअल हैंड है क्या। एडम स्मिथ साहब कह रहे हैं, ठीक, कि भाई व्यापारियों को तो अधिक लाभ कमाना है, व्यापारियों को तो अधिक लाभ कमाना है, हर उद्योग को अधिक लाभ कमाना है, इसलिए उसे अपने सामान को सस्ता बनाना है, अपने सामान को अच्छा बनाना है। एक बाइक आती है 6 महीने बाद देखना उसमें कुछ ना कुछ बदल करके बेचने लगेंगे। एक मोबाइल फोन आता है 6 महीने बाद उसका प्लस वर्जन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक कार आती है हर 6 महीने बाद उसमें थोड़ा सा कहते हैं ये हमारा यस1 है, यानी पिछली कार से नया वर्जन आ गया। हर चीज मार्केट में जितनी अवेलेबल है देखना 6 महीने बाद उसमें बदलाव आ जाता है। आखिर जो व्यापारी है, जो उत्पादन करता है, वह अपने वस्तु में गुणवत्ता लाने की क्यों कोशिश कर रहा है? क्योंकि उसे अधिक लाभ कमाना है। और यह गुणवत्ता लाने के लिए वो कर क्या रहा है? वह रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है। हर कंपनी अपने यहां रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम बना रही है, हर कंपनी नई नई प्रौद्योगिकी ला रही है। यानी मार्केट में कोई उद्योगपतियों से ये नहीं कह रहा है कि आप नई टेक्नोलॉजी लाओ, कोई कह नहीं रहा है अपनी गुणवत्ता बढ़ाओ, बल्कि वह व्यक्ति, वह उद्योगपति, व्यापारी नई टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उन्हें क्या करना है? उन्हें अधिक से अधिक लाभ कमाना है, क्योंकि मार्केट फ्री है, क्योंकि मार्केट फ्री है। अब देखना इंडिविजुअल हैंड क्या होता है, कैसे काम करता है। तो एडम स्मिथ कह रहा है कि जो फ्री मार्केट में कंपटीशन चल रहा है व्यापारियों के बीच, उद्योगपतियों के बीच, मुक्त जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, यह प्रतिस्पर्धा ही इंडिविजुअल हैंड है। एडम स्मिथ कह रहा है क्योंकि व्यापारियों से, उद्योगपतियों से कोई यह नहीं कह रहा है कि नई प्रौद्योगिकी लाइए, न्यू टेक्नोलॉजी लाइए, कोई नहीं कह रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाइए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाइए, बल्कि व्यापारी अपने लाभ के लिए खुद ये सब कर रहे हैं। व्यापारी अपने प्रॉफिट के लिए खुद ये सब कर रहा है। व्यापारी अत्यधिक लाभ चाहता है, अधिक प्रॉफिट चाहता है, इसलिए व्यापारी अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाएगा। व्यापारी जब अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाएगा कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया हो, तो व्यापारी न्यू टेक्नोलॉजी लाएगा, व्यापारी अच्छे अच्छे इंजीनियर लाएगा, व्यापारी बेहतर मार्केटिंग वालों को लगाएगा, ताकि हमारा सामान बढ़े भी बढ़िया और सामान बिके भी बढ़िया। वो बड़े बड़े इंजीनियर लोगों को खूब तनख्वाह देगा, बड़े बड़े मार्केटिंग लोगों को खूब तनख्वाह देगा। आप जाएंगे अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी क्यों है? क्योंकि सबसे बढ़िया टॉप की चीजें कौन बनाता है? अमेरिका। क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से पूंजीवादी देश है। अमेरिका कहता है भैया तोप भी वहां प्राइवेट कंपनी बनाती है, फाइटर प्लेन सब कुछ प्राइवेट कंपनी बनाती है। तो अमेरिका ने प्राइवेट कंपनियों से कहा हुआ है जो बढ़िया फाइटर प्लेन बनाएगा उसका बिकेगा, दुनिया भर के देश लोग खरीदेंगे। तो कंपनियां खूब बढ़िया बढ़िया इंजीनियर लाती है, खूब बढ़िया बनाए, खूब बढ़िया मार्केटिंग वाली लाती है, ताकि उनका खूब बढ़िया मार्केटिंग हो। और ये सब समाज के भले के लिए कोई व्यापारी नहीं कर रहा है, ये सब व्यापारी किस लिए कर रहा है? क्योंकि वो लाभ कमाना चाहता है। एडम स्मिथ कह रहे हैं कि जब मुक्त प्रतिस्पर्धा होगी तो या व्यापारी क्या चाहेगा? या व्यापारी अत्यधिक लाभ चाहेगा, इसलिए यह उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाएगा। उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी लाएगा, अच्छे इंजीनियर लाएगा, बेहतर मार्केटिंग वालों को लाएगा। और जब इन सबको बेहतर लाएगा, इससे क्या होगा? इससे उस देश में, उस समाज में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एडम स्मिथ कह रहे हैं व्यापारी अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, लेकिन समाज को भी लाभ मिलने लगेगा। कैसे? जब व्यापारी चाहेगा कि हमको तो लाभ कमाना है, हमको तो लाभ कमाना है, और अधिक लाभ के लिए हमको बेहतर इंजीनियर चाहिए, बेहतर मार्केटिंग वाले चाहिए, बेहतर टेक्नोलॉजी वाले चाहिए। वो समाज के लिए नहीं काम कर रहा है, वो अपने लाभ के लिए काम कर रहा है। लेकिन अपना लाभ कमाने के लिए ढेर सारे लोगों को वो क्या देगा? रोजगार देगा। ढेर सारे लोगों को नौकरियां देगा, रोजगार देगा। तो इससे समाज को क्या फायदा होगा? तो जब व्यापारी काम कर रहा है अपने लाभ के लिए, लेकिन समाज में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। और जब वह व्यापारी अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देगा, तो इन लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। जो उसके इंजीनियर है, जो मार्केटिंग वाले हैं, जो लेबर, जो भी काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा पहुंचेगा। जब कंपनियों में, बाजारों में काम करने वाले लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, तो इन लोगों की खरीदारी क्षमता भी बढ़ेगी। भैया जो 500 नहीं कमा रहा था 2000 रुपया कमाने लगेगा, तो कहेगा कि अब तक हम एक ही साबुन से नहाते थे, अब हम थोड़ा शैम्पू भी लगाएंगे, थोड़ा कंडीशनर भी लगाएंगे, थोड़ा हम क्रीम पाउडर भी पोतेंगे। हमारे पास एक कपड़ा था हम 4 रखेंगे, एक जूता था 3 जूता रखेंगे। हम भी अपने बच्चों को अधिक परवरिश देंगे, हम भी फैशन करेंगे। हमारे पास साइकिल थी, हम ऑटोमोबाइल रखेंगे। उससे ज्यादा पैसा कमाएगा तो हम कार रखेंगे, तो उससे ज्यादा पैसा कमाएगा तो कहेगा हम घर बनाएंगे, हम चीजें रखेंगे। समझना बात को। तो जब किसी भी एक वर्ग के पास पैसा पहुंचता है तो अब क्या करता है? उसकी खरीदारी क्षमता बढ़ जाती है। अब मान लो किसी समाज में किसी लोगों को कई बढ़िया बढ़िया नौकरी मिल गई, तो उनकी खरीदारी क्षमता बढ़ गई, तो आसपास तुरंत जहां कंपनी लगेगी मार्केट का विकास हो जाएगा। वहां सिर्फ पता चला 2 सैलून थे जो ऐसे झोपड़ी बना करके बाल काटा करते थे, वहां 8-10 वो सैलून खुल जाएंगे, 25-30 पार्लर खुल जाएंगे। क्योंकि जिनकी कमाई बढ़ेगी वो सोचेंगे थोड़ा बढ़िया सैलून किया जाए, बाल और कटाए, थोड़ा चेहरे पर क्रीम पाउडर पुतवाए। तो विभिन्न प्रकार के सैलून में जाएंगे। जहां 2 थे झोपड़ी में खुले हुए थे, 10 सैलून खुल गए। तो प्रत्येक में अगर 4 लोगों का मिला, 40 लोगों का मिल गया। यह अप्रत्यक्ष काम मिल रहा है। कमाई बढ़ी तो घर की महिलाएं कहेंगे अच्छा भैया अब हम तो जाएंगे पार्लर, बदल के आएंगे अपने आप को। तो पार्लर जाने लगेंगी, कॉस्मेटिक्स खरीदने लगेंगी, साड़ी खरीदने लगेंगी, कपड़े खरीदने लगेंगी, गाड़ियां खरीदने लगेंगी। तो समाज में क्या हो जाती है? डिमांड पैदा हो जाती है। अन्य वस्तुओं की भी डिमांड पैदा हो जाती है। और जब अन्य वस्तुओं की डिमांड उत्पन्न होगी तो इन व्यवसायों को बल मिलेगा। आप साबुन की फैक्ट्रियां चल पड़ेंगी, कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्रियां चल पड़ेंगी, कपड़ों की चल पड़ेंगी, जूते की चल पड़ेंगी, 3 व्यवसायों को भी बल मिलेगा। लोग देखेंगे कि अरे
जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई अच्छी की, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग अच्छी की, जिन लोगों ने अन्य स्किल लिया, उनकी इनकम तो बढ़ गई। तो लोग सोचेंगे क्या? लोग सोचेंगे कि हमें भी बेहतर आय होनी चाहिए, तो लोग बेहतर आय के लिए, बेहतर नौकरियों के लिए खुद को स्किल करने लगेंगे, खुद में कौशल का विकास करने लगेंगे। ठीक, इससे धीरे धीरे पूरे के पूरे समाज में कौशल युक्त लोगों की संख्या बढ़ेगी। लोग कहेंगे, कर्ज लेके कहेंगे कि बचवा 12 पास किया है, इसे आईआईटी में एडमिशन करा दो। समझना, यानी समाज में स्किल्ड लोगों की संख्या बढ़ेगी, कौशल युक्त लोगों की संख्या बढ़ेगी। एक गांव का आदमी अपनी जमीन बेच करके अपने बच्चों को इंजीनियर क्यों बनाना चाहता है? कि उसने देखा है कि बगल के गांव का एक लड़का इंजीनियर बन के आया तो उसके पूरे परिवार की लाइफ स्टाइल बदल गई। लोग पढ़ाई लिखाई पर अब ज्यादा खर्च करने लगेंगे। जब लोगों की आय बढ़ती है तो लोग कहते हैं अरे हम अपना पेट काट के बिटिया को कलेक्टर बना देंगे, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी कलेक्टर बिटिया को देखा है। समझ रहा बात को? यानी समाज में कौशल युक्त लोगों की संख्या बढ़ेगी और ढेर सारे उत्पादन हो रहा है, ढेर सारा व्यवसाय हो रहा है, ढेर सारी चीजें बढ़ रही है, तो ढेर सारे लोगों की आय भी बढ़ती है। और जब समाज में ढेर सारे लोगों की आय बढ़ती है तो वे लोग शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और जीवन की गुणवत्ता पर खर्च करेंगे। लोग ज्यादा अपने लड़कों की पढ़ाई लिखाई करेंगे कि बच्चा पढ़ जाएगा तो हमें गरीबी से बाहर निकाल देगा, ये बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ेगा, काम करेगा। तो लोग बच्चों के खान पान पर ध्यान देते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, अपने जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, स्किल रहने की कोशिश करते हैं। और इससे अंततः लाभ किसको मिल गया? समाज को भी लाभ मिल गया। यानी उद्योगपति ने, इसलिए एडम स्मिथ कहता है कि समाज के लाभ के लिए अच्छा है कि लोग खुद के लाभ के लिए काम करें। एडम स्मिथ ने लिखा है अपनी किताब में कि लोग कहते हैं हम समाज कल्याण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। एडम स्मिथ कहता है कि हर व्यक्ति अपने कल्याण के लिए काम करे, समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा। एडम स्मिथ कह रहा है, इंडिविजुअल हैंड में कह रहा है कि व्यापारी अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, लेकिन अंततः पूरे समाज को लाभ मिल रहा है। यही इंडिविजुअल हैंड है, यही इंडिविजुअल हैंड है। यानी समाज के लाभ विकास के पीछे व्यापारी का अदृश्य हाथ खड़ा है। न वो हाथ व्यापारी को दिख रहा है, न समाज को दिख रहा है। व्यापारी चाहता नहीं है, वो इसलिए न्यू टेक्नोलॉजी नहीं ला रहा है कि हमें समाज का विकास करना है, हमें इसके लोगों की संख्या बढ़ाना है, उसे अपना लाभ कमाना है। अर्थात अदृश्य हाथ के बारे में हम कह सकते हैं कि अदृश्य इंडिविजुअल हैंड, जिसे एडम स्मिथ कह रहा है, जो अदृश्य हाथ जिन इंडिविजुअल हैंड की बात कर रहा है, ये तो हमने पूरा पढ़ाने के लिए आपको कहानी सुना दी। जिस इंडिविजुअल हैंड की बात, ठीक, अदृश्य हाथ की बात कर रहे हैं एडम स्मिथ जी, जिस अदृश्य हाथ की बात कर रहे हैं, ठीक, वो अदृश्य हाथ का मतलब यही होता है कि ये व्यापारी है, ये व्यापारी है, बाल भी बना देता हूं, ठीक, या अपने प्रॉफिट या किसके लिए, सेल्फ प्रॉफिट के लिए क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। किसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है? तो अपने लाभ के लिए। लेकिन इसके इन्वेस्टमेंट से, ठीक, समाज को लाभ मिलेगा। किसको लाभ मिल रहा है? समाज को लाभ मिल रहा है। ठीक, या इन्वेस्टमेंट या समाज के लिए, लाभ के लिए नहीं कर रहा है, या अपने लाभ के लिए कर रहा है। यानी व्यापारी इन्वेस्टमेंट करता है खुद के लाभ के लिए, व्यापारी इन्वेस्टमेंट करता है खुद के लाभ के लिए, खुद के लाभ के लिए क्या करता है? खुद के लाभ के लिए, लेकिन अंततः समाज को भी लाभ मिलता है। तो समाज के लिए वह व्यापारी इंडिविजुअल हैंड हो गया, समाज के लिए वह व्यापारी इंडिविजुअल हैंड हो गया। और पूरे के पूरे पूंजीवाद में कहा गया है कि हर कोई अपने लाभ के लिए काम करे। पूंजीवादी व्यवस्था कहती है कि हर कोई अपने लाभ के लिए काम करे, अंततः समाज का लाभ अपने आप हो जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है पूंजीवाद की जो तीसरी विशेषता है वह है इंडिविजुअल हैंड, अदृश्य हाथ काम कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, लाभ हुए समाज के लाभ होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? इंडिविजुअल हैंड समझ गए ना? भारत में लोगों को कंप्यूटर सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां दी। भारत के ढेर सारे लोग विदेशों में गए सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए काम करने के लिए, क्योंकि जब डिजिटल क्रांति हुई, भारत के लोगों ने सॉफ्टवेयर में तेजी से तरक्की की, सबको अमेरिकन कंपनी हैक कर ली, सब अमेरिका कमाने चले गए। वो क्यों चले गए? क्योंकि अमेरिका वाला बड़ा बड़ा पैकेज देता है, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ का पैकेज देता है। 22 साल का बच्चा 5 करोड़ का पैकेज लेकर के जा रहा है अमेरिका में, सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है। वो अमेरिकन कंपनी से 5 करोड़ का पैकेज क्यों दे रही है? क्योंकि उसको ज्यादा कमाई करवाएगा। लेकिन इंडिया का बच्चा जो 5 करोड़ का पैकेज पा रहा है ना, तो अपने घर जब कमा के पैसे बेचेगा, भेजेगा, तो उसके घर वाले कहेंगे खूब बड़ा सा मकान बनवाते हैं, तो ईंटा उद्योग चल पड़ेगा, खूब बड़ा सा मकान बनवाते हैं, रहन सहन के स्तर सुधारते हैं, पैसा आएगा, उनकी भी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो सैकड़ों लोग कहेंगे अगर हम भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, इसको मार करके इसको इंजीनियर बनाएंगे, ये भी जाएगा 5 करोड़ कमाएगा। इससे क्या हुआ? ढेर सारे लोग प्रेरित हो गए, अब अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगेंगे, अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगेंगे, अपने बच्चों के कौशल पर ध्यान देने लगेंगे। इससे समाज में पढ़े लिखे स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो व्यक्ति भेज रहा है पैसा, वो कहेगा कि भैया हमको घर बनवाना है, गांव में घर नहीं है हमारा। आप लोग भी सोचते होंगे कमाएंगे, बड़ा सा महल बनवाएंगे, जरूर बनवाना। तो ईट इंडस्ट्री चल जाती है, सीमेंट इंडस्ट्री चल जाती है, छड़ बनाने वाली इंडस्ट्री चल जाती है, बालू की खपत हो जाती है, जो घर का इंजीनियर डिजाइन कर रहा है उसका काम चल जाता है, राजमिस्त्री का व्यवसाय लोग शुरू कर देते हैं, ढेर सारे मजदूर जो नॉन स्किल घर मकान में काम करना शुरू कर देते हैं। गांव के चौक चौराहे पर पेंट की दुकान खुल जाती है, दरवाजा बनाने वाली की दुकान खुल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की दुकान खुल जाती है। 4 लोग गांव के बाहर गए, पैसा आना शुरू हो गया, तो सारे लोग गांव के बाहर जाएंगे, पैसा लाने लगेंगे, और इन सभी उद्योगों को बल मिल गया। फिर आदमी कहेगा बाइक साइकिल है, बाइक खरीदेंगे, बाइक है, कार खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, यानी डिमांड बढ़ गई। यानी एक व्यक्ति, अमेरिका की कंपनी ने एक व्यक्ति को अपने लाभ के लिए 5 करोड़ के पैकेज पर ले गए, ये अपने लाभ के लिए गए, लेकिन उन्होंने उस गांव के लिए इंडिविजुअल हैंड का काम कर दिया। अब वो लड़का गांव में पैसा भेजेगा
तो कुछ ईट भट्ठों को जाएगा, सीमेंट वाले जाएगा, छड़ वाले जाएगा, पेंट वाले को जाएगा, वो अपना जीवन स्तर बढ़ाएगा, यानी अन्य उद्योग भी चल पड़ेंगे। और प्लस उसी गांव समाज के ढेर लोग अपने लड़कों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर काम करेंगे। यानी एक ऐसा समाज धीरे धीरे बनने लगेगा जिस समाज में पैसा हो, जिस समाज में लिक्विडिटी हो, जिस समाज में तरलता हो, जिस समाज में गरीबी से बाहर निकलने की चाहत हो, जिस समाज में पढ़े लिखे स्वस्थ शिक्षित लोगों की संख्या हो। तो पूंजीवाद में कहा जाता है व्यापारी ने अपने लाभ के लिए काम किया, लेकिन अंततः उसने पूरे समाज का लाभ कर दिया। इसलिए कहा जाता है पूंजीवाद समाज के लिए इंडिविजुअल हैंड का काम करता है। पूंजीवाद समाज के लिए इंडिविजुअल हैंड का काम करता है। पूंजीवाद समाज के लिए इंडिविजुअल हैंड का काम करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? बताइए लोग। और आपकी क्लास, हर क्लास 2 घंटे की रहती है, मेरी 2.5 घंटे की रहती है, क्योंकि 2 घंटे में मेरी बात नहीं कंप्लीट हो जाती है। बताओ। बच्चे बताएं। देखूंगा आपके। व्यापारी ने अपने लाभ के लिए काम किया, अपने लाभ। व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपने लाभ के लिए काम किया। व्यापारी ने अपने लाभ के लिए काम किया, लाभ के लिए काम किया, काम किया, और अंततः पूरे समाज को लाभ मिला, पूरे समाज को लाभ मिला, को लाभ मिला। यानी काम किया अपने लाभ के लिए, लेकिन अंततः पूरे समाज को लाभ मिल गया। इसे कहते हैं पूंजीवाद का अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड। आपको याद होगा कोरोना का दौर, जब पूरी दुनिया के लोगों ने कह दिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना से बाहर नहीं निकल पाएगी, कोरोना ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, तो हमारी वित्त मंत्री सामने आई थी, वो भाषण सुनना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना, और उन्होंने कहा था कि भारत में इनविजिबल हैंड बड़े मजबूत हैं और वे इनविजिबल हैंड भारत की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं देंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो भारत में इनविजिबल हैंड बहुत मजबूत है। इसका मतलब ये होता है कि भारत में उद्योगपति, व्यापारी, ये सब बहुत मजबूत स्थिति में है। उद्योगपति, व्यापारी काम करेगा अपने लाभ के लिए, लेकिन वह अंततः पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ दिला करके चला जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? व्यापारी, कहा था वित्त मंत्री ने, हमारे यहां इनविजिबल हैंड बहुत है, मजबूत है। इसका मतलब हमारे देश में उद्योगपति, व्यापारी बहुत मजबूत स्थिति में, हमारे देश में उद्योगपति, व्यापारी बहुत मजबूत स्थिति में। और अगर बाजार मजबूत स्थिति में है, उद्योगपति, व्यापारी मजबूत स्थिति में है, तो काम करेंगे खुद के लाभ के लिए, लेकिन उनका उद्योग बढ़ेगा, पैसा सिर्फ उनके पास ही फ्लो नहीं होगा, अन्य लोगों के पास फ्लो होगा, अर्थव्यवस्था बाहर निकल जाएगा। और हुआ भी यही। पूरी दुनिया भविष्यवाणी कही थी जब भारत की अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ में रेट में गई थी। अब कहीं बाजार में देखते हो तो लगता है कि कोरोना की मारी हुई अर्थव्यवस्था है, कहीं लगता है कि कोरोना की मारी हुई अर्थव्यवस्था है। कोरोना तो हम लोग कहते थे बाप रे बाप, अब सहारा ऐसे नहीं बढ़ पाएंगे। एक पूछ रहा सर सेवा इंडिविजुअल हैंड है कि नहीं है? खूब है भाई। डॉक्टर, एक कोई व्यक्ति, कुछ भी कोई व्यक्ति एक बढ़िया दुकान खोले, कोई प्रोफेशनल सर्विस शुरू करे, कोई व्यक्ति डॉक्टर हो जाए, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, तो लोग अपने लड़कों को डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाने लगते नहीं लेते। वह व्यक्ति डॉक्टर बना अपने लाभ के लिए, लेकिन वह अन्य लोगों को लाभ पहुंचाता है नहीं पहुंचाता है? ये कौन अजीब अजीब से मुंह बना रहा है भाई? अच्छा, धारा रमेश भाई ये किस जानवर का मुंह बनाया है? और जो लोग थक गए हैं वो लोग चले जाए, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे। अभी 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये प्रिया शर्मा का अच्छा गुस्सा वाला चेहरा क्यों लोग बना रहे हैं भाई? ये सब नौटंकी कृपया हमारी क्लास में न हो, हमारे साथ सिर्फ पढ़ने का। ठीक, तो 3 हो गए। पूंजीवाद की चौथी विशेषता है क्या? इन डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। उसके बाद नकारात्मक पक्ष कल होंगे। ठीक, गौरव क्या? अच्छा, एक अगर मैं रहता हूं, कोचिंगों का अब है, आप लोग जानते होंगे, की कहानी नहीं बताऊं। ट्रेन खोला है, कोई टिफिन सर्विस, फोटो कॉपी वाले की दुकान चलानी है। हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हमें टिफिन वालों का टिफिन सर्विस चलाना है, हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। बैनर बांटते हो भी लोग, 5 रुपए की एक रोटी भी कमा लेते हैं। हम इसलिए बनाई है जो लोगों के घर, हम पढ़ा रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ाएंगे अपने विद्यार्थी को। कोरोना में कोचिंग, लेकिन घर हो गए। छोड़ता हूं, कल से किसी को दिक्कत तो नहीं, बताओ तो आगे बढ़ी। तो लोग आगे बढ़ जाओ। इंडिविजुअल हैंड एकदम क्लियर हो गया। इंडिविजुअल हैंड, ठीक, बात की थी, समझे कि नहीं समझे? अब हमें बात करना है विकेंद्रीकरण की। ये 2 लाइन की बात है, विकेंद्रीकरण। ठीक, विकेंद्रीकरण समझना। विकेंद्रीकरण, देखो दुनिया में 2 प्रकार की व्यवस्था रही है, एक पूंजीवादी व्यवस्था रही है और दूसरी जो पूंजीवादी नहीं यानी समाजवादी व्यवस्था रही है। तो समाजवादी व्यवस्था में सरकारों का बहुत अधिक नियंत्रण होता है, और सरकारों का नियंत्रण 2 प्रकार से है। ठीक, नियंत्रण ये है कि मान लीजिए ये कोई देश है, जैसे चीन में, रूस में तो बहुत ज्यादा था, हमारे भारत में भी बहुत ज्यादा था। ठीक, हमारे भारत में भी 1991 पहले लाइसेंस लेना पड़ता था।
तो दुनिया में दो प्रकार के देश, अब तो जाने के बाद बहुत कम देश ऐसे बचे हुए हैं, लेकिन दुनिया में दो प्रकार के देश हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो देश अर्थात इस देश की सरकार, जो केंद्र की सरकार होती है, सरकार तय करती है कि कौन व्यक्ति कौन उद्योग लगाएगा, कौन व्यक्ति कौन उद्योग लगाएगा, उद्योग लगाएगा, और वो भी केंद्र सरकार। जैसे भारत में ये क्या पहले क्या था, अगर भारत की ही बात करें तो भारत में केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार थी। तो मान लो केंद्र सरकार 5 लोगों को चीनी मिल बनाना है, तो 5 लोग पहले केंद्र सरकार के पास जाएंगे और कहेंगे हमको चीनी मिल लगाना है। तो केंद्र सरकार विचार करे उन 5 में से जिसको लाइसेंस देगी चीनी मिल लगाने का, वही लाइसेंस चीनी मिल लगाएगा, शेष लोग नहीं लगा सकते। इस व्यवस्था को केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। ठीक, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं, कि सरकारें तय करती है, यानी केंद्र सरकार तय करती है कि कौन उद्योग लगाएगा, और कहां से तय करती है, केंद्र सरकार के स्तर पर। इस व्यवस्था को कहते हैं केंद्रीकृत व्यवस्था, केंद्रीकृत व्यवस्था। इस व्यवस्था को कहते हैं केंद्रीकृत व्यवस्था। पूंजीवादी इसका बहुत विरोध करते हैं। पूंजीवादी कहते हैं हमको केंद्रीकृत व्यवस्था पसंद नहीं है, हमको विकेंद्रीकृत व्यवस्था पसंद है। तो क्या है विकेंद्रीकरण भाई, क्या है विकेंद्रीकृत व्यवस्था? ठीक, किसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो पूंजीवादी कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था कहती है कि हर किसी को आजादी है कि अपना उद्योग व्यवसाय शुरू करे, सरकार रोकने को नहीं जाएगी, सरकार से लाइसेंस नहीं लेना। आपके पास पैसा है, जाइए लगा लीजिए, आपके पास पैसा है, जाइए लगा लीजिए, आपके पास पैसा है, लगा लीजिए। समझ में आ गई बात? अंजलि कितना मैसेज कर रहे हो? मैं तुम्हारा देख लिया मैसेज, अब पढ़ाना छोड़ के बुक नहीं बताऊं, पढ़ाने के बाद क्लास के बाद बुक बता दूंगा। ठीक, यानी कोई केंद्र सरकार ये नहीं तय कर रही है कि कौन व्यक्ति कौन उद्योग लगाएगा, कौन व्यक्ति कौन व्यवसाय लगाएगा। इसी व्यवस्था को विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं, इसी व्यवस्था को विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। यही पूंजीवाद का चौथा लक्ष्य है। व्यवसाय एकदम विकेंद्रीकृत होते हैं, कोई भी केंद्र सरकार या कोई भी केंद्रीय नियंत्रणकारी संस्था नहीं होती है जो व्यवसायों पर नियंत्रण रखे। सभी व्यवसाय एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे पहले भारत में क्या था, टेलीफोन में एक ही कंपनी थी, बीएसएनएल। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल की स्थापना कर दी थी, अब बीएसएनएल ही टेलीफोन लगाती थी। क्या है, ये नियंत्रणकारी व्यवस्था। लेकिन 1991 सुधार, वर्तमान में क्या है, सरकार कुछ नहीं करती। आपके पास पैसा, आप भी जाइए मोबाइल कंपनी खोल लीजिए, बनाने लगे, सप्लाई करने लगे, सरकार को बस टैक्स देते रहिए। आपके पास पैसा हो जाइए, चीनी मिल खोल लीजिए, सरकार को टैक्स देते रहिए। सरकार नहीं तय करेगी कि कौन उद्योग कहां लगेगा, कौन उद्योग कौन लगाएगा, ये सब सरकार नहीं तय करेगी। सरकार तय नहीं करेगी, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई केंद्र की सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी कि कौन से उद्योग लगाए जाए, कौन से उद्योग न लगाए जाए, कौन से व्यवसाय लगाया जाए, कौन से व्यवसाय नहीं लगाया जाए। नहीं, ये सब नहीं करेगी सरकार। इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। ये पूंजीवाद की 4 आधार स्तंभ है, प्रमुख विशेषताएं हैं जिसमें आपने चर्चा की। ये 4 प्रमुख विशेषताएं, इसके बाद भी अन्य विशेषताएं हैं, उस पर बात करेंगे। तो 4 विशेषताएं, निजीकरण, लेसेस फेयर, इंडिविजुअल हैंड और विकेंद्रीकरण। आप लोग मुझे बताइए, पूरी तरह तैयार हो गया ना? और पहली क्लास में सब कुछ नहीं हो जाएगा कि यहीं से आपकी आंसर राइटिंग शुरू करा दूं, मैं यहीं से आपका सब सर्च कर दूं। तो धीरे धीरे हौले हौले 1-2 क्लास में अभी बुक बताऊंगा आपके लिए, अभी कुछ बातें और करनी। ये 4 विशेषताएं क्लियर हो गई? इन लोगों से मैं देखा हूं बच्चा लोग। गौरव मेरा बहुत प्रिय विद्यार्थी है, कह रहा मेरा नमस्ते स्वीकार करे। स्वीकार की जरूरत नहीं है गौरव, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अभी हम यूट्यूब वालों से मिल रहे हैं। धर्मवीर, एकता, गंजन कुमार, अर्जू, अब इधर आ जाइए। ऐप पर जो हमारे संकल्प वाले लोग हैं, इन्होंने हमारा बहुत इंतजार किया। ठीक है, सब थक गए। अब पूंजीवाद के सकारात्मक पक्ष भी हैं, पूंजीवाद के नुकसान भी हैं। अभी पूंजीवाद पर बातें कल होगी। देखो, पूंजीवाद के लाभ भी हैं, ये सब मैंने लिख करके बनाया, रात में बैठ के लिखता है। पूंजीवाद के नकारात्मक पक्ष भी हैं, ये सब बातें अभी पूंजीवाद पर बातें कल और होंगी। इससे थोड़ा पूंजीवाद हो जाता है। ठीक है, तो बताओ, जितना पढ़ाया उतना क्लियर हो गया? जितना पढ़ाया उतना क्लियर हो गया एकदम? अच्छा, प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता एक ही चीज है, ठीक, कोई अंतर नहीं। स्नेहा, अभी पहला टॉपिक, अभी पूंजीवाद बहुत है, अभी कल 1 घंटा फिर पूंजीवाद पढ़ाएंगे। और जब कल पूंजीवाद पढ़ा लेंगे फिर बोलेंगे बताओ थोड़ा पूंजीवाद से कुछ। अभी सकारात्मक पक्ष बताएंगे, नकारात्मक पक्ष बताएंगे, आज क्या चल रहा है बताएंगे, फिर आपसे हम आपका निर्णय लेंगे। क्लियर हो गई बात ना? अब 2-3 बातें आपसे मैं कहना चाहता हूं, ठीक, 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहला, कुछ लोग बोल रहे हैं बुक, तो कोई भी बुक, सब बुक अच्छी है, कोई भी, कई लोग बोल रहे हैं बुक, तो आप बुक में मैं इतनी लिस्ट दे रहा हूं, कोई भी ले लीजिएगा। दत्त सुंदरम की बुक ले लीजिए, दत्त सुंदरम की बुक ले सकते हैं, दत्त सुंदरम की बुक, दत्त सुंदरम की बुक ले लीजिए। मिश्रा एंड पुरी की बुक ले लीजिए, मिश्रा एंड पुरी की बुक ले लीजिए। उमा कपिला की बुक ले लीजिए, उमा कपिला की बुक ले लीजिए, ठीक। श्रीराम श्रीरंगम की बुक ले लीजिए, श्रीराम एंड श्रीरंगम की बुक ले लीजिए। इनमें से कोई एक लेकर के पढ़ डालिए। बाकी मार्केट में नितिन सिंघानिया भी है, केवल पीटी के लिए है। ये रमेश सिंह वाली किताब है, पता नहीं उसे कुछ समझ नहीं आता, कैसे लोग समझ लेते हैं, तो उसे भी ले सकते हैं, ठीक ठीक।
इन्हीं सभी बुकों पर काम करके हमारा जो संपूर्ण बुक है, सिर्फ संपूर्ण बुक ही पढ़ सकते हैं, संपूर्ण बुक पढ़ सकते हैं। और इनसे और इकोनॉमी की जितनी भी किताबें हैं सबका निचोड़ हमारा ये जो हम पढ़ा रहे हैं। देखो कितने करीने से हमने सजा सजा करके एक एक चीज लिखा है, समझाया है। ठीक, उसे पढ़ लीजिए, जी जान लगा के ही पढ़ लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। तो देखो याद रखना एक बात, ठीक, समझना बात को, एक बात, कुछ ही सोर्स पर जाइए और उस पर खूब काम कीजिए, ठीक ना, ठीक। और एक बात याद रखना, क्लास के दौरान हमने जो ये सिलेबस आपको सारा डिस्कस किया है, इसी तरीके से हम चलेंगे एक एक चीज। जैसे अभी हमने अर्थव्यवस्था का परिचय बताया, तो कल आपको बताया अभी पूंजीवादी व्यवस्था, कल थोड़ी घंटे पूंजीवाद बताएंगे, उसके बाद साम्यवाद पर आ जाएंगे। साम्यवाद और समाजवाद एक ही चीज एक ही साथ लेकर आएंगे, यानी समाजवाद और साम्यवाद पर आ जाएंगे। फिर हम तीसरा नवदारवाद आएंगे, क्रम से उल्टा हो गया है, ठीक। उसके बाद हम मिश्रित पर आएंगे, यानी सबसे पहले ये सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, ये पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उदारवादी, नव पूंजीवादी, कल्याणकारी, गांधीवादी, हरित व्यवस्था, तभी हम इस सेक्शन में जाएंगे भारत के आर्थिक इतिहास में। यहां भी हम आजादी से पहले के आर्थिक मॉडल, फिर पंचवर्षीय योजना, 1991 सुधारों से आज तक का भारत, नीति आयोग, इस पर चलेंगे। फिर हम इस सेक्शन में जाएंगे, हम मुद्रा और बैंकिंग में पहले आरबीआई पढ़ेंगे, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिर भारत में बैंकिंग व्यवस्था, फिर एनपीए, फिर मुद्रा का विकास, फिर यूपीआई, फिनटेक, ऐसे करेंगे, क्रम यही रहेगा, ठीक। समझ में आ गई बात? अगली बात एक और चीज, अगली बात एक और चीज जान लीजिए। आज हमने करीब करीब एक बात दिखाई, हम बोर्ड वर्क करते हैं, बोर्ड पर समझाते हैं, बोर्ड पर समझाते हैं, फिर आपको पीडीएफ पर समझाते हैं, समझाते नहीं समझाएंगे, अभी दिखाएंगे दिखाएंगे। जो आपको बोल बोल के लिखवाना है वो पीडीएफ में लिखे हैं, ठीक। कई चीजें जो टॉपिक रहेगा, कई चीजें हम डायग्राम से, कई टॉपिक हम ग्राफिक्स के थ्रू समझाएंगे, कई टॉपिक आपको लिखवा के समझाएंगे, जिस टॉपिक की जैसी डिमांड रहेगी उस पर हम करेंगे। समझ में आ गई बात में? हर टॉपिक को जो कोई भी हर टॉपिक को मिनिमम पूरे पहली क्लास से लेकर के आखिरी क्लास तक मिनिमम हर टॉपिक को हम कम से कम 2 से 3 बार तो समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, 2 से 3 बार समझाते हैं। और अगर टॉपिक नहीं उसके बाद भी समझ आते, कई टॉपिक तो 55 बार समझाना पड़ा है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं आएगा, ठीक, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जब हम एक बार समझाएं, हर टॉपिक को 2 से 3 बार समझाते हैं। अगली बात अभी सबके सुनेंगे, आपको हमारी क्लास का पीडीएफ मिलेगा, क्लास का पीडीएफ मिलेगा, जो हम बोर्ड वर्क करते हैं वो, फिर क्लास मटेरियल प्रिपेयर होकर के मिलेगा, ये आप लोग जानते ही हैं। ये क्लास पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा, और मटेरियल इसको बनाने में एक व्यक्ति हमारी क्लास देखता है, वो बनाते हैं, फिर हमको देते हैं, फिर प्रूफ करते हो जानते हैं। ये 2 प्रकार के आपको नोट्स मिलेंगे, बाकी एक नोट्स क्लास में आपके साथ बनी रहा है, ठीक। अब आप लोग अपनी बात रख दीजिए, तो मैं आपसे आखिरी में एक बात रखता हूं, फिर आज की क्लास को वहीं पर हम खत्म करेंगे। बताइए भाई, आखिरी बताइए, अब आप लोग आखिरी बात रखिए, ठीक। ऐप वाले बताइए, बताइए आप लोग, ऐप निधि कह रही है। और दूसरी बात, जो लोग थक जाए ना, वो बाद में रिकॉर्ड क्लास देख लिया करें। अभी तो पहली क्लास है, इसलिए धीरे धीरे ले चल रहा हूं, 2-3 क्लास बीतने दीजिए। हमारी क्लास अगर 2.5 घंटे की है तो मतलब वो 2.5 घंटे प्लस ही होगी, 5 मिनट कम नहीं होगी। अल्टीमेटली कॉपी में आप जो हम पीडीएफ देख रहे हैं, जो हम क्लास मटेरियल भेजा जाता है बाद में, वही लिखिएगा। दोनों में से कोई एक, या तो क्लास का पीडीएफ लिखिएगा या मटेरियल लिखिएगा, ठीक ना। जो आपको पसंद आए वो लिख लीजिएगा, सबसे अच्छा है जो हमारी पीडीएफ वो लिखिएगा। और मटेरियल भी बहुत शानदार लोग बना करके देते हैं, ठीक। अगर कई लोग ये भी करते हैं कि दोनों पढ़ लें, अपना लिख लेते हैं, लिखने में ही याद हो जाएगा। याद रखिए, हम आपको मल्टी चॉइस ऑप्शन दे रहे हैं, ये भी 100% कंप्लीट नोट है, हमारा खुद का लिखा हुआ। ये भी हमारे से ही देख देख करके चित्र बनाते हैं, ये भी 100% कंप्लीट नोट है। दोनों में कोई एक रख लीजिए, दोनों से मिला करके मेहनती है, तीसरा बना लीजिए, जो चाहिए। आपके पास बहुत विकल्प है, ठीक। लोग कह रहे हैं नोट्स के बारे में बताइए, बता दिया। अब कई लोग कह रहे हैं सर नोट्स कैसे बना पाएंगे, तो जो हमारा पीडीएफ में लिखा वही देख देख आपको लिखना है। दरअसल ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए था कि नोट्स कैसे बनाएंगे। अरे जब हम सारा जितना आज पढ़ाए हैं, आज हमने इतना पढ़ाया है, आज हमने इतना पढ़ाया है, यहां से लेके पढ़ाया है ना, अब ये सारा हम आपको अभी तुरंत पीडीएफ देंगे, ये सारी चीजें पीडीएफ देंगे। कहां तक ले जाएंगे भैया? हाँ, यहां तक आपको हम 36 पेज का पीडीएफ देंगे। ये बोल बोल के नहीं लिखवाते हैं कि 36 पेज अगर लिखवाने लगेंगे 2 दिन लगेगा, तो हमें आपको पढ़ाने का टाइम कम मिल जाएगा। इकोनॉमी है, इसको पढ़ाना है, जो क्लास में ये मेरे लिए सबसे आसान है, मैं बोल बोल के लिखवाऊं, उससे टाइम बच, मेरा एनर्जी कम लगेगी कि नहीं। तो सबसे ये 36 पेज आपको मिलेगा, तो सबसे पहला तो यही काम कीजिए कि ये 36 पेज को ही सेव करके रख लीजिए। ये 36 पेज है, इसी को, यही आपका नोट्स है, यही आपका नोट्स है, इसे ही रिवाइज कीजिए। और दूसरा ऑप्शन, एक बेहतर क्लास नोट्स आपके पास प्रिपेयर होकर के पहुंचता है, जो कल पहुंचता है, वो इसी 36 पेज पर बनेगा। इसको सीधे आप लोग बस रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आंसर कल परसों से कराना शुरू करूंगा, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। अब दूसरा विकल्प, या तो 36 पेज है, इसे देख देख करके कॉपी में खुद लिखिए, जैसे जो लिखा है वैसे लिखिए, या जो क्लास नोट्स पहुंचा इसको देख करके कॉपी में खुद लिखिए। आपके पास तो बहुत है, या इन दोनों को मिला करके लिखिए। लेकिन मिलाएंगे क्या, दोनों एक ही चीज तो है, तो बहुत चीज तो है आपके पास। नोट्स पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। हम आपको 2 प्रकार का नोट्स दे रहे हैं, याद रखिए, हम आपको 2 टाइप नोट्स दे रहे हैं।
2 टाइप्स नोट्स दे रहे हैं तो फिर नोट्स की बात कहां से आ गई? एक क्लास पीडीएफ और दूसरा प्रिपेयर्ड मटेरियल। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? और कई लोग तो क्लास में ही बना लेते हैं, मेरे कई विद्यार्थी हैं। अच्छा एक कह रहे हैं कि एक मेरा विद्यार्थी कह रहा है सर केवल इकोनॉमी स्पेशल बैच लॉन्च कीजिए। नहीं भाई, बहुत ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत वैसे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। और अब आखिरी बात देखिए, आखिरी बात यहीं से बात खत्म कर रहे हैं। हमारी क्लास 2.5 घंटे 2 घंटे में हमारी बात ही पूरी नहीं हो पाती, इसलिए कभी हमारी क्लास 2 घंटे की नहीं होगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, क्लास में खूब पढ़ेंगे। धैर्य से चलो, अभी तो पहला क्लास है। ये बात आज नहीं हो विद्यार्थियों की, तो ये क्लास तो होगी ही, प्लस हम डेवलपमेंट। हमारी एक इच्छा है कि हमारा विद्यार्थी चाहे बने, मन करे आर्ट करे, मन करे जो चाहे वो